हेलो एंड वेलकम टू एकदम ओरिजिनल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली में लोकेटेड 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। पहला डीटीयू यानी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसे पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीसीई भी बोला जाता था। दूसरा एनएसआईटी यानी नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे पहले दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी डीआईटी भी बोला जाता था। तीसरा है ट्रिपल आईटी यानी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। और चौथा है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन यानी IGDTUW, और जिसे पहले इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता था। इन चारों कॉलेजेस के अंदर एडमिशन प्रोसीजर क्या है, उस प्रोसीजर के बारे में हम पूरा अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। इसी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा भी जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर हम आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे। तो अगर आप इन चारों कॉलेजेस में इस साल एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, या फिर आप इन चारों कॉलेजेस के अंदर एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जानना भी चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है, तो आपके सामने जो लिस्ट हमने जो है टॉपिक्स के बारे में लिखा हुआ है इसके अंदर, और उनके सामने उनकी टाइमिंग लिखी हुई है। तो आपको अगर किसी इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी वीडियो देख सकें, तो आप उस टाइम तक जो है उसको स्किप कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन चारों कॉलेजेस यानी डीटीयू, एनएसआईटी, ट्रिपल आईटीडी एंड आईजीडीटीडब्ल्यू, इन चारों कॉलेजेस में एडमिशन जैक दिल्ली कंडक्ट करता है, यानी जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग दिल्ली। और जो 2017 में एडमिशन प्रोसेस है वो अब शुरू हो चुकी है, इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाया है। 12 जून 2017 से जो है इसका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ हम पिछले साल के बेसिस पे भी काफ़ी चीज़ें एनालाइज करेंगे, नंबर ऑफ़ सीट्स को भी, फीस को भी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों के बारे में जो हम इसके बारे में साथ ही साथ इस साल के हिसाब से भी एनालाइज करते चलेंगे। ठीक है। सबसे शुरुआत में तो हम आपको ये बता ही दिया था हमने आपको कि जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग इसको कंडक्ट करता है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.jacdelhi.nic.in। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन चारों कॉलेजेस में एडमिशन जो जैक कंडक्ट कराता है वो किस किस कोर्सेज और कितने ड्यूरेशन का होता है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसके बाद जो भी मैं नोमेनक्लेचर यूज़ करूँगा, डीटीयू यानी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, आईजीडीटीयूडब्ल्यू यानी इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली ट्रिपल आईटीडी एंड नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनएसआईटी, तो मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करूँगा और इजिली आप अब तो जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोर्सेज के बारे में और उनके ड्यूरेशन के। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो जैक के थ्रू एडमिशन होता है वो बीटेक कराता है और 4 साल की ड्यूरेशन होती है। IGDTUW सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है और ये 2 कोर्सेज कराता है, एक बीटेक कराता है और एक बी आर्क कराता है। बीटेक 4 साल की होती है और बी आर्क 5 साल की। तीसरा है ट्रिपल आईटीडी, वो भी बीटेक कराता है और वो भी 4 साल की है। और चौथा है एनएसआईटी, जो कि बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कराता है, जो कि 4 साल की होती है। डीयू का एकमात्र ऐसा कॉलेज जो बीटेक कराता है। ठीक है। बाकी के कॉलेजेस कोई बीटेक नहीं कराता है, तो एकमात्र ऐसा कॉलेज है डीयू के अंदर जो आता है वो जो बीटेक कराता है। वैसे जो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, आपके जानकारी के लिए बता दें, वो भी 2009 और उससे पहले डीयू के अंडर ही आता था। इसका पुराना नाम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। 2009 में ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी बन गया, लेकिन उससे पहले जो है ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से। और तब इसमें भी बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती थी। लेकिन 2009 में ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी बन गई और दिल्ली में लोकेटेड है, और इसके अंदर इसी वजह से 85% सीट्स दिल्ली रीजन के लिए जो है रिजर्व्ड है और 15% बाहर के लिए, क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी अब 2009 में बन गई थी। ठीक है। और तभी जो है इसका नाम भी चेंज हुआ था। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप बॉय हैं तो आपके लिए इनमें से 3 कॉलेजेस काम के हैं, और अगर आप गर्ल हैं तो चारों के चारों कॉलेजेस आपके काम के हैं। अगर आप बॉय हैं तो आप डीटीयू, एनएसआईटी और ट्रिपल आईटीडी में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप गर्ल हैं तो चारों कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़, जो एडमिशन है बीई या बीटेक कोर्सेज के लिए डीटीयू, एनएसआईटी और आईजीडीटीयूडब्ल्यू में, वो स्ट्रिक्टली ऑल इंडिया रैंक जो जेईई मेन पेपर 1 में आपकी आई है उसके बेसिस पे होता है। और जो IGDTUW में बी आर्क वाला कोर्स है उसके लिए आपको जेईई मेन पेपर 2 की रैंक की जो है ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और एडमिशन में थोड़ा सा जो ट्रिपल आईटी जो है दिल्ली, उसका थोड़ा सा अलग सा क्राइटेरिया है, लेकिन इतना भी ज़्यादा अलग नहीं है, मैं समझा देता हूँ आपको। उसमें जो जेईई मेन पेपर 1 की रैंक है वो तो लगती ही है, उसके अलावा वो अपनी खुद रैंक बनाते हैं। मतलब वो थोड़ा उनका अलग प्रोसीजर है।
होता ये एडमिशन इसी से ही है, लेकिन वो क्या करते हैं, बोनस मार्क्स भी देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है और इसी वजह से जो है इसके अंदर बोनस मार्क्स भी दिए जाते हैं। मतलब बोनस मार्क्स अगर किसी ने ओलंपियाड वगैरह में या एनटीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर जो अगर किसी ने परफॉर्म किया हो, कोई रैंक आई हो, तो उनके लिए उनको बोनस मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जेईई मेन की पेपर वन की रैंक तो होती ही होती है ट्रिपल आईटी में, लेकिन उसके अलावा वो अपनी खुद की रैंक बनाता है जिसमें वो जेईई मेन के पेपर वन की रैंक को भी काउंट करता है, यानी उसके स्कोर को भी काउंट करता है और वो बोनस मार्क्स भी देता है जो वेरियस करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जिसमें ये इंक्लूडेड है प्रोग्राम जैसे कि ओलंपियाड हो गया, एनटीएससी हो गया, स्पोर्ट्स, कल्चर, चेस वगैरह वगैरह। इन चीज़ों के बेसिस पे जो है वो बोनस मार्क्स देता है और ट्रिपल आईटी अपनी एक नई रैंक तैयार करता है जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो जाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल प्रोसीजर है जैसे होता है। ठीक है, तो मेन बात ये है कि बीई और बीटेक के लिए अगर आपको इन चारों कॉलेजेस में से किसी में भी एडमिशन लेना है तो सबसे पहली चीज़ आपने जेईई मेन पेपर वन दिया हो तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, चाहे आप बीई करना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो या बीआर्क करना चाहते हो। पहली चीज़ तो मैं आपको यही बता देता हूँ इससे पहले कि इन चारों कॉलेजेस के एडमिशन की जो काउंसलिंग होती है वो जॉइंट होती है, यानी एक साथ होती है। तो आपको जो फीस पे करनी होती है वो भी सिर्फ एक ही बार करनी होती है और वो चारों की एक ही साथ पे हो जाती है, यानी जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग इसी वजह से ये जॉइंट होती है चारों की। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है वो मंडे 12 जून से जो है इन्होंने काउंसलिंग जो है शुरू कर दी है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है jacdelhi.nic.in, इस पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने की, अगर आप चालान के थ्रू रजिस्टर कर रहे हैं तो आप 23 जून तक रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप बिल डेस्क यानी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली तो आप जो है 26 जून तक रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि चालान से क्या होता है, चालान में क्योंकि आप चालान कटाते हैं फिर उसको बैंक में लेके जाते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो ऑफलाइन मोड है, कैश के थ्रू आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी वजह से 23 जून तक आप भर सकते हैं अगर आप इसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं यानी एसबीआई कलेक्ट के थ्रू। और अगर आप बिल डेस्क यानी ऑनलाइन डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, तो आप 26 जून तक पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन करने की और चॉइस फिल करने की वो 26 जून 2017 है। अब ये चॉइस फिलिंग क्या है इसके बारे में भी जो है पूरा आगे जब हम आएंगे इसके अंदर तो पूरा डिटेल में हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं इनके अंदर जो ब्रांचेस हैं, यानी बीटेक तो है लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज है, या बीई है तो उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज है इन चारों कॉलेजेस के अंदर, वो सबसे पहले हम इसके अंदर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीटीयू की। सो डीटीयू के अंदर 2016 तक यानी पिछले साल तक एडमिशन हुए उसमें टोटल 15 ब्रांचेस होती थी, लेकिन इस साल उन्होंने एक ब्रांच कम कर दी और उन्होंने ये हैश टैग जो यहाँ पे दिया हुआ है वो इसी चीज़ के लिए दिया हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है उन्होंने कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि ट्रिपल ई ब्रांच थी वो इस साल से हटा दी गई है और उसकी जो सीट्स थी वो डबल ई यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में मर्ज कर दी गई है। तो टोटल 14 ब्रांचेज हैं जो कि आप अब स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। ठीक है, मैम है, बीटी है, सीई, सीओई, ईसी, डबल ई, ईएनई, ईपी, आईटी, एमसीई, एमई, पीसीटी, पीआईई और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसई। तो ये टोटल 14 ब्रांचेज हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीन पोज करके अच्छे तरीके से एक बार देख भी सकते हैं। ठीक है, दूसरा है IGDTU, उसके अंदर बीटेक होता है और बीआर्क होता है। ठीक है, तो बीटेक के अंदर टोटल 4 ब्रांचेज है, उसके अंदर सीएस है, ईसी है, आईटी है और एमएई है। ठीक है, तो इसके अंदर ये 4 ब्रांचेज हैं। और दूसरा जो कोर्स है इसके अंदर बीआर्क। तीसरा आता है इसके अंदर ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी की ब्रांचेस में जो है काफ़ी चेंज हुआ है। 2015 में सिर्फ ट्रिपल आईटी में 2 ब्रांचेस थी, एक थी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी सीएससी और दूसरी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। 2016 में उन्होंने एक और ब्रांच ऐड कर दी जो कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखी हुई है, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स CSAM। और इस साल 2017 में ये जो चौथे और पांचवें नंबर के आप ब्रांच देख रहे हैं ये इसी साल से ऐड हुई है, जो कि है कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन यानी CSD। और लास्ट वाली है इसके अंदर यानी दूसरी जो है इसके अंदर वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस यानी ITSS। तो ये जो लास्ट की 2 ब्रांचेज है ये इसी साल ऐड हुई है। ठीक है, और चौथा आता है इसके अंदर नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NSIT। इसके अंदर पिछले जितने भी साल चलते आ रहे हैं कोई ब्रांचेज में चेंज नहीं हुआ है। 7 ब्रांचेज थी 2015 में भी, 2016 में भी और 2017 में भी 7 ब्रांचेज है, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है ब्रांच के अंदर। ठीक है,
और अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो जो एडमिशन होगा इन चारों यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो ऑल इंडिया रैंक जो पेपर 1 की होती है जेईई मेन की, उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। और अगर आप बी आर्क की बात करें, ये तो बीटेक के लिए होगा, क्योंकि बी आर्क भी है और वो भी सिर्फ आईजीडीटीयू में है और वो भी सिर्फ गर्ल्स के लिए है। उसके लिए आपको पेपर 2 देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर 1 बी और बीटेक के लिए होता है जेईई मेन का, आप जानते भी होंगे। और दूसरा जो पेपर 2 होता है जेईई मेन का, वो बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए होता है, ठीक है। और ट्रिपल आईटी का थोड़ा सा अलग हिसाब है इसके अंदर, उसमें इसके रैंक तो लगती है लेकिन बोनस मार्क्स भी उसके अंदर लगते हैं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर और भी एलिजिबिलिटीज के अंदर हम देख लेते हैं। पहली चीज है रीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली रीजन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 85% जितनी भी सीट हैं इनके अंदर 85% सीट दिल्ली रीजन के कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। दिल्ली रीजन कैंडिडेट कौन है? जिन्होंने अपनी 12th क्लास दिल्ली से पास की है। मैटर नहीं करता कि उन्होंने अपनी 10th क्लास कहाँ से पास किया है या उससे पहले कहाँ से पढ़े हैं, उन्होंने 12th क्लास एनसीटी ऑफ दिल्ली से पास की हो, यानी उनकी मार्कशीट पे दिल्ली लिखा होना चाहिए। एनसीआर भी नहीं चलेगा, दिल्ली होना चाहिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो वो दिल्ली रीजन के अंदर काउंट होते हैं। तो सिर्फ 12th की मार्कशीट में होना चाहिए, उससे पहले की आपकी मार्कशीट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको 10th की मार्कशीट भी ले जानी होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 12th क्लास की जो मार्कशीट है उसके अंदर आपका दिल्ली लिखा होना चाहिए। और दूसरा है आउटसाइड दिल्ली रीजन, जिसके लिए 15% सीट रिजर्व है। तो जिसने दिल्ली के बाहर किसी भी स्टेट या यूटी से, किसी भी बोर्ड से जो है 12th क्लास पास की होगी, तो वो आउटसाइड दिल्ली रीजन के अंदर आएगा। यानी जिसने 12th क्लास दिल्ली से पास नहीं की वो आउटसाइड दिल्ली रीजन है, और जिसने 12th क्लास दिल्ली से पास की वो दिल्ली रीजन के अंदर काउंट होगा। एक नोट करने वाली बात यह है कि जो NIOS होता है या पत्राचार होता है, जो इनसे 12th पास करते हैं, तो उन्होंने ये क्राइटेरिया कहा हुआ है कि जिसका सेंटर जो पड़ा होगा, अगर जिसका सेंटर NIOS से किया है, अगर किसी ने पास, या फिर पत्राचार से किया है, अगर उसका सेंटर दिल्ली में पड़ा होगा तो वो दिल्ली रीजन के अंदर काउंट होगा। और अगर उसका सेंटर बाहर होगा, दिल्ली से कहीं भी बाहर हो, तो वो आउटसाइड दिल्ली रीजन में काउंट होगा, ठीक है। दूसरा चीज इसके अंदर लिखी हुई है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो इसमें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में इन्होंने यही लिखा हुआ है कि आप दिल्ली से CBSE बोर्ड से पास हुए हों, या फिर दिल्ली से ISC बोर्ड से पास हुए हों, या फिर आपने किसी भी बोर्ड से 12th क्लास पास की हो, ठीक है। और नोट करने वाली बात यह है कि जिसकी कंपार्टमेंट आई है या फिर वो फेल हो गया है, तो जिसकी रिजल्ट में फेल आया है या कंपार्टमेंट आई है, ऑब्वियसली वो क्वालिफाई नहीं करेगा, चाहे उसकी जेईई मेन में रैंक कुछ भी हो, ठीक है। मिनिमम मार्क्स का भी क्राइटेरिया होता है चारों कॉलेजेस के अंदर, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है BE या बीटेक कोर्स जो DTU, IGDTU और NSIT में है। इन्होंने कहा हुआ है कि आपका PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, यानी तीनों का टोटल करके जो एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए वो 60% होना चाहिए। और आपके पास इन तीनों सब्जेक्ट्स के अलावा एक इंग्लिश भी होना चाहिए 12th क्लास में, चाहे वो कोर हो या इलेक्टिव हो। तो ये काउंट नहीं होता है, ये मतलब इसके बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलता है, लेकिन ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हाँ ये तो होना ही चाहिए। इसके बेसिस पे आपकी ब्रांच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, कि आपके 60% है या 70% है या 97% है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एलिजिबिलिटी है कि मिनिमम इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए। और ट्रिपल आईटी का भाई इस मामले में सबसे अलग हिसाब है। ट्रिपल आईटी में कहा हुआ है कि आपके मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस जो भी आपके 2 सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 में से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस बाकी के जो 3 बचे, अगर 3 हैं तो उनमें से जो बेस्ट 2 हैं उन सबको ऐड करके, यानी टोटल आपके जो 500 नंबर में से है, उसमें से आपके जो 500 नंबर में से होंगे उसका 80% होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। और मैथ्स में, अकेले मैथ्स में आपके 80% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपको ट्रिपल IIT में एडमिशन मिल सकता है। और बी आर्क जो कोर्स है IGDTU में, उन्होंने कहा हुआ है कि आपके 50% या उससे ज़्यादा पास मार्क्स जो होने चाहिए, और आप मैथ्स में भी पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या ये कहें कि जो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया था वो जनरल कैटेगरी के लिए था। और अगर आपकी कोई कैटेगरी है, चाहे वो रिजर्व्ड कैटेगरी हो या फिर सब कैटेगरी हो, रिजर्व कैटेगरी का मतलब OBC, SC या ST, और सब कैटेगरी का मतलब आपकी डिफेंस या PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी हो, ठीक है। DTO, IGDTU के अंदर, इसके अंदर लिखा हुआ है कि OBC अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST को 10% मिलेगा, डिफेंस को 5% और PWD वालों को 10% रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि हमने ऊपर अभी देखा उन मार्क्स में जो 12th क्लास के मार्क्स हैं, ठीक है। NSIT की बात करें तो OBC में इन्होंने कहा हुआ है कि 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST में सिर्फ ये कहा हुआ है कि आपको PCM में पास होना है, कोई मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने नहीं रखा हुआ है SC ST के लिए। डिफेंस कोटा के लिए इन्होंने
कहा हुआ है कि आप 5% रिलैक्सेशन देंगे, और पीडब्ल्यूडी या पीडी जो कैटेगरी है उसके लिए 5% रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स में। उसके बाद बात आती है ट्रिपल आईटीडी की, तो ओबीसी एनसीएल में उन्होंने कहा हुआ है कि 5% रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स में जो 12th क्लास के हैं। एससी एसटी को जो है 10% रिलैक्सेशन मिलेगा। डिफेंस और पीडब्ल्यूडी दोनों को ही 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। डीटीओ और ट्रिपल आईटीडी में ये लिखा हुआ है कि आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए, और 1 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब अगर आपकी एज 16 है या फिर 26 है तो उतना रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो ठीक है। और एनएसआईटी और आईजीडीटीओ की बात करें तो इनके अंदर कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। और रिजर्वेशन में ये है कि डीटीओ और एनएसआईटी की हम बात करते हैं तो एससी कैटेगरी के लिए 15% सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 7.5% रिजर्व है, और ओबीसी एनसीएल के लिए 27% सीट रिजर्व्ड है। और अगर हम इन्हीं की सब कैटेगरी के बारे में बात करें, सब कैटेगरी का मतलब डिफेंस कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी या पीडी कैटेगरी जो होती है उसके अंदर 5% रिलैक्सेशन देते हैं डिफेंस को। उनके प्रायोरिटी दी होती है, इसके अंदर टोटल 7 प्रायोरिटी दी हुई है, तो उसी के बेसिस पे जो है उनको एडमिशन इसके अंदर मिलता है। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 3% सीट रिजर्व है, और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी जो है सीट्स इसके अंदर रिजर्व्ड हैं। और सिंगल गर्ल चाइल्ड और डीटीयू के लिए एक ब्रांच जो है डीटीयू में रिजर्व है, यानी टोटल इस साल 14 ब्रांचेस है, तो 14 सीट्स जो हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड और टॉपर जो होगा सेंट्रल या स्टेट बोर्ड का टॉपर जो भी होगा उसके लिए रिजर्व होती हैं। ठीक है, अगर आईजीडीटीयू की बात करें तो एससी 15% सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27%। सब कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर डिफेंस के लिए 5% सीट रिजर्व है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन यानी पीडी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 3% सीट रिजर्व है, और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी सीट रिजर्व है। अगर हम ट्रिपल आईटीडी की बात करें तो उसके अंदर भी एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% सीट रिजर्व है। सब कैटेगरी की बात करें तो डिफेंस के लिए 5%, डिफरेंटली एबल्ड यानी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 30% और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी सीट रिजर्व्ड है इसके अंदर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी या सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको जो है वहाँ पे जब वेरिफिकेशन होती है तो आप चाहे एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से, ओबीसी से, किसी सीडब्ल्यू यानी डिफेंस से, या फिर पीडब्ल्यूडी से, कश्मीरी माइग्रेंट हो, या फिर सिंगल गर्ल हो, या फिर टॉपर हो स्टेट या सेंट्रल बोर्ड के, तो आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी डेट्स दी होती हैं इसके अंदर उसके टाइम पे जो है आपको दिखाना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि जो ओबीसी, एससी और एसटी इन तीनों का जो सर्टिफिकेट होता है वो दिल्ली गवर्नमेंट से इश्यू होना चाहिए। उसी तरीके से आपका कोई भी सब कैटेगरी है, चाहे आपकी डिफेंस है या पीडब्ल्यूडी है, तो उनके लिए भी, या कश्मीरी माइग्रेंट है वगैरह वगैरह, इन सब के लिए आपको वैलिड सर्टिफिकेट जो है दिखाना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है सीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सीट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है चारों ही इंस्टीट्यूट में। सबसे पहले इसमें जो है थोड़ा सा क्राइटेरिया दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है इसमें समझने के लिए आपको, कि जो नीचे अभी आप देखेंगे इसके अंदर उन्होंने इन कोड का यूज़ किया हुआ है। तो शुरुआत में इस तरीके से सारा कोड लिखा हुआ है कि CCSSR। CC का मतलब है अगर आपकी जनरल कैटेगरी होगी तो CC को आप रिप्लेस कर देंगे GN से, ST होगी तो ST से, SC होगी तो SC से, और OBC होगी तो OB से। और उसके बाद जो SS लिखा हुआ है, SS का मतलब होता है सब कैटेगरी से। तो अगर आपकी कोई सब कैटेगरी नहीं होगी तो GN लिखा रहेगा, डिफरेंटली एबल्ड होगा तो PD होगा, डिफेंस होगा तो CW कश्मीरी माइग्रेंट, KM सिंगल गर्ल चाइल्ड होगा तो SG, और सेंट्रल या स्टेट बोर्ड टॉपर होगा तो TP लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद है R जो लास्ट में लिखा हुआ, R डिनोट करता है रीजन को। अगर आप दिल्ली रीजन के होंगे तो D लिखा होगा, आउटसाइड दिल्ली के होंगे तो O लिखा होगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, जैसे कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, डिफेंस कोटे के हैं और दिल्ली के हैं, तो आपका कोड होगा GNCWD इस तरीके से। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपकी कोई सब कैटेगरी नहीं है और दिल्ली रीजन के हैं, तो आपके जो कोड फॉर्मेट होगा वो होगा GNGND। इसके बारे में इतना समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस ये तो समझना इस वजह से ही था क्योंकि जो नीचे सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, अगर आपको ये जानना है कि आपकी कैटेगरी में, आपके रीजन में, आपकी सब कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, तो उसके समझने के लिए जो ये नीचे लिस्ट दी है उसे समझने के लिए वो कोड था। ठीक है, अब हम सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इसके अंदर। अगर हम सीट की बात करें, सबसे पहले डीटीयू की बात करते हैं, तो डीटीयू में वैसे तो इसके अंदर सभी कैटेगरी की दी हुई है, तो हम ऊपर से बात करेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स के। तो मैं आपकी जानकारी के लिए इसमें थोड़ा सा डाटा भी पिछले साल का भी दिखाऊंगा। 2015 में जब एडमिशन हुआ था तो डीटीयू में टोटल 1547 यानी 1547
टोटल 1547 सीट थी, जिसमें से सीएस की 139 यानी 139 सीट्स थी। 2016 जबकि पिछले साल एडमिशन हुआ तो इसमें ये सीट्स काफ़ी हद तक बढ़ा दी और 1797 कर दी गई। ऑलमोस्ट 250 सीट्स जो है इन्होंने बढ़ा दी थी, और जिसमें से सीएस की काफ़ी सीट्स बढ़ी थी, 362 सीट हो गई थी बढ़कर, 139 से 362 सीट हो गई थी। और इस साल भी जो है डीटीयू की जो है सीट्स बढ़ी हैं, ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर 125 सीट्स बढ़ी हैं इसके अंदर, और इस साल जो है 1925 सीट्स हैं। तो ये जो 1925 लिखा हुआ है, तो हर साल जो है सीट्स बढ़ रही हैं, तो उसी हिसाब से ये लिखा हुआ है। और सीएस की सीट्स जितनी पिछले साल थी 362, उतनी ही सीट्स इसके अंदर रही हैं। ठीक है। अगर हम ट्रिपल आईटी की बात करें तो ट्रिपल आईटी में क्योंकि 2015 में 2 ही ब्रांचेस थी, तो इसके अंदर 181 सीट थी, जिसमें से 111 सीएस की थी और 70 ईसी ब्रांच की थी। 2015 में जब 2016 में जो है जब इसके अंदर एक और ब्रांच ऐड हो गई, तो इन्होंने थोड़ी सी सीट बढ़ा दी, 181 से बढ़ाकर 251 यानी 251 कर दी थी, जिसके अंदर 110 सीएस की सीट्स थी। ठीक है। इस साल यानी 2017 में उन्होंने 2 ब्रांचेस और बढ़ा दी हैं, यानी टोटल 5 ब्रांचेस जब ट्रिपल आईटी में हो गई हैं, तो ऑब्वियसली उनकी सीट्स तो बढ़ानी ही थी उन्होंने। तो इस साल टोटल जो सीट्स है वो 307 हो गई है, जिसमें से सीएस की सीट्स 110 है। तो पिछले साल सीएस की जितनी सीट्स थी इसके अंदर सीएस की उतनी है, लेकिन जो नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं, जो अगली ब्रांचेस 2 ऐड हुई हैं, टोटल इस साल सीट्स इसके अंदर 307 है, जो कि इसके अंदर यहाँ पे लिखी भी हुई है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आईजीटीयू। जब अगर हम इसके अंदर बीटेक की बात करें तो बीटेक में 2015 की अगर हम बात करें इसके अंदर तो 296 बीटेक की सीट्स थी, जिसमें तो 74 सीएस की थी। और अगर हम बीआर की बात करें तो टोटल 40 सीट्स थी। बीआर की जो सीट है वो नहीं चेंज हुई है, 2015 में भी 40 सीट थी, 2016 में भी उतनी थी, और 2017 में भी टोटल 40 सीट हैं बीआर की। ठीक है। अगर हम बीटेक की बात करें तो 2015 में इसमें 296 से 296 सीट थी, और जिसमें से 74 सीएस की थी। अगर हम 2016 की बात करें तो उसमें 367 यानी 367 इसमें भी सीट बढ़ी थी, और जिसमें से सीएस की 138 यानी 138 सीट थी, बढ़ा दी गई थी सीट सीएस की भी और टोटल भी। और इस साल भी जो है इसके अंदर सीट्स बढ़ी हैं, और 382 यानी 382 जो है सीट्स इसके अंदर हो गई है बीटेक की, जिसमें से 153 यानी 153 जो है वो सीएस की सीट्स हैं। ठीक है। तो इस साल इसके अंदर सीट्स बढ़ी हैं, ब्रांच नहीं बढ़ी है। ठीक है। डीटीयू के अंदर ब्रांच घटी हैं, सीट्स बढ़ी हैं, और ट्रिपल आईटी डी के अंदर ब्रांचेस बढ़ी हैं और सीट्स भी बढ़ी हैं। और लास्ट आता है इसके अंदर एनएसआईटी। एनएसआईटी में 2015 में टोटल 904 सीट थी, जिसमें से 199 यानी 199 सीएस यानी कंप्यूटर साइंस की। 2016 में सभी इंस्टीट्यूट्स में सीट्स बढ़ी थी, यानी सभी कॉलेजेस में सीट बढ़ी थी, लेकिन इसमें इतनी सीट्स नहीं बढ़ी थी। इसमें 904 सीट थी। अगले साल यानी 2016 में जब पिछले साल एडमिशन हुए तो इसमें सीट्स बढ़ाकर 913 कर दी गई थी, जिसमें से सीएस की सीट्स घटा दी थी इन्होंने, 184 कर दी थी। कोई तो बढ़ाता है सीट्स, इन्होंने सीट्स घटा दी थी सीएस की। बाकी की जो इनकी दूसरी ब्रांचेस हैं जैसे कि बायोटेक होगी, उनकी सीट्स जो है इन्होंने बढ़ा दी थी, और वो भी सिर्फ 9 सीट्स इन्होंने बढ़ाई सिर्फ इसकी। और इस साल भी जो है इन्होंने सीट्स रिटेन रखी, जितनी पिछले साल सीट्स थी उतनी सीट है इसके अंदर, और 184 सीट है सीएस की। तो सीट के मामले में सबसे बेस्ट पोजीशन पे जो है वो एनएसआईटी है। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में, क्योंकि सीट के बारे में बात कर ली तो थोड़ा फीस के बारे में भी अभी बात कर लेते हैं। ठीक है। अगर हम फीस की बात करें तो डीटीयू में 2015 में 99,000 फीस थी, आईजीडीटीयू में 70,000 थी, बीटेक की 70,000 थी, और बीआर की 85,000 थी यानी 85,000। ट्रिपल आईटी की 1,95,000 पर एनएम थी, और एनएसआईटी की 93,670 रुपये थी। तो फीस जो है, अगर सबसे ज़्यादा फीस की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फीस ट्रिपल आईटी दिल्ली की है 2015 में। 2016 में भी ये फीस बढ़ी, 2017 में बढ़ी, अगले साल भी ये फीस बढ़ेगी। तो हर साल फीस बढ़ती है इसके अंदर। ठीक है। 2016 में जो है इन्होंने डीटीयू की फीस बढ़ाती थी। फर्स्ट ईयर की जो फीस है उन्होंने 1,26,000 कर दी थी, और सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ के लिए भी उन्होंने लिस्ट दे दी थी, जैसे कि इसके अंदर दी हुई है। अभी इसके लिए भी बताएंगे, थोड़ा सा हम प्रीवियस ईयर डाटा आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से फीस बढ़ रही है। आईजीडीटीयू की फीस जो है दोनों में 5-5 हज़ार इन्होंने बढ़ा दी थी, 75,000 ईच कर दिया, 75,000 जो है बीटेक के लिए कर दिया था, और 90,000 जो है बीआर के लिए कर दिया था। अगर हम ट्रिपल आईटी की बात करें तो इन्होंने 1,95,000 से बढ़ाकर 2,25,000 कर दी थी फीस, और उन्होंने ये कहा था कि हर साल आपकी 10% फीस बढ़ेगी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद। और एनएसआईटी ने भी अपनी फीस 93,000 से लेके एकदम बढ़ा दी थी 1,25,000 तक, और फिर उसके बाद उन्होंने 1,35,000, 45,000 और 60,000 ये लिखा हुआ था। ठीक है। इस साल की बात करें तो इस साल डीटीयू, ट्रिपल आईटी और एनएसआईटी सभी में जो है फीस बढ़ी है। डीटीयू में जो है फीस पिछले साल 1,26,000 थी फर्स्ट ईयर की, और इस साल वो बढ़कर 1,38,000 हो गई है। और उन्होंने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जो इस साल एडमिशन लेंगे उनके भी नीचे फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आपकी सेकंड ईयर की
फीस होगी 1,51,000 और थर्ड ईयर की फीस होगी 1,66,000 और फोर्थ ईयर की फीस होगी आपकी 1,90,000। ठीक है। सो देखा जाए तो आपकी टोटल, अगर डीटीयू में बीटेक की बात करें, अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी टोटल बीटेक अगर इन चारों को सम करें तो 6,45,000 में पड़ेगी, यानी 6.5 लाख रुपए में आपको बीटेक पड़ेगी डीटीयू के अंदर, अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है। अगर हम आईजीडीटीयू की बात करें तो इस साल उन्होंने फीस में कोई चेंज नहीं किया हुआ है, उनकी 75,000 ही पिछले साल फीस थी और 75,000 ही इस साल फीस है बीटेक की, और बीआर की 90,000 है। ट्रिपल आईटी में सबसे ज़्यादा फीस है और इस साल उन्होंने अपनी फीस कर दी है 2.5 लाख, यानी 2,50,000 एवरी ईयर की बता रहा हूँ मैं। एक साल की फीस है उनकी 2,50,000 और उन्होंने कहा हुआ है कि हर साल 10% बढ़ेगा, यानी 2,50,000 का 10% अगले साल बढ़ जाएगा, उससे अगले साल जो फीस होगी उसका 10% बढ़ जाएगा, इस तरीके से हर साल बढ़ेगा फीस। और एनएसआईटी में उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है इसके अंदर कि मे बी रिवाइज फॉर एनएसआईटी, यानी फीस स्ट्रक्चर जो है अभी कंफर्म्ड नहीं है एनएसआईटी का कि जो लिखा हुआ है वही फीस स्ट्रक्चर होगा, वो रिवाइज हो सकता है। वैसे जो इन्होंने लिखा हुआ है ये फीस स्ट्रक्चर ये पिछले साल वाला ही है, 1,25,000 फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकंड ईयर के लिए 1,35,000, थर्ड ईयर के लिए 1,45,000 और फोर्थ ईयर के लिए 1,60,000। ठीक है। तो एनएसआईटी का रिवाइज भी हो सकती है फीस स्ट्रक्चर, लेकिन डीटीयू, ट्रिपल आईटी और आईजीडीटीयूडब्ल्यू का फीस स्ट्रक्चर रिवाइज नहीं होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही होगा। सो ये था फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। और अब मेन बात आती है कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होगा, किस तरीके से फ़ीस वगैरह के बारे में, राउंड्स क्या होते हैं, स्पोर्ट राउंड क्या होता है, सीट्स कैसे अलॉट होती है, उसके बारे में जो है मेन अब बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको जो मेन पेमेंट होता है, जो कि रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको पेमेंट करना होता है वो देता है। वैसे इसकी भी फीस इन्होंने बढ़ा दी है, 2015 में इसकी फीस 1,100 थी, 2016 में 1,200 थी और इस साल जो आपको काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस देनी है वो 1,400 रुपये है। और उसके अंदर अगर बैंक के कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, जैसे कि अगर आप चालान कटवाते हैं तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं एक्स्ट्रा, नेट बैंकिंग से करते हैं तो उसके लिए भी जो है बैंक सर्विस टैक्स काटता है, तो वो उसके अलावा है, यानी 1,400 के अलावा है वो। तो चारों के लिए आपको सिर्फ 1,400 रुपये ही देने हैं। तो इन चारों के लिए इसी वजह से ये कॉमन या फिर ये कहें कि जॉइंट काउंसलिंग है, तो चारों के लिए सिर्फ आपको एक ही बार जो है फीस देनी होती है इसके अंदर। ठीक है। तो आपको जो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है उसके अंदर आपको अपना जेईई मेन का रोल नंबर डालना होता है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और उसके बाद आपको 1,400 यानी 1,400 रुपये का पेमेंट कर देना होता है। ठीक है। किसी भी ऑप्शन के थ्रू, आप चालान के थ्रू करना चाहे तो चालान के थ्रू कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करना चाहे तो उससे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सक्सेसफुली पे कर देते हैं फीस, उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स इसके अंदर डालनी होती है। आपको एक यूज़र आईडी मिलती है वहाँ पे, यूज़र आईडी, जैसे यूज़र आईडी तो आपका रोल नंबर ही होता है जो जेईई मेन का रोल नंबर है, और पासवर्ड आपको खुद बनाना होता है। बड़ा सिक्योर पासवर्ड जो है आप बनाएं, जिसके अंदर आप सभी टाइप के लोअर केस, अपर केस, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, न्यूमेरल्स होते हैं, सभी का मतलब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बताएं और किसी को मत बताएं। और ध्यान देने वाली बात यह है, इसके अंदर इन्होंने लिखा भी हुआ है कि आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है वो दोनों बिल्कुल आपके ही होने चाहिए या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर के होने चाहिए। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें भरनी होती है। सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल भरनी होती है आपको, उसके अंदर अपनी कैटेगरी भरनी होती है, दोबारा से कैटेगरी भरनी होती है। ऑब्वियसली आपकी जेईई मेन में तो आपने भरी होगी कैटेगरी, लेकिन इसमें आपको दोबारा से कैटेगरी भरनी होती है। अपनी जो है नाम भरना होता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स भरनी होती है। अगर आपने कोई डिटेल्स गलत भर भी देते हैं तो वो एडिट हो जाती है, और वो सिर्फ तभी तक एडिट होती है जो इसकी लास्ट डेट दी हुई है, जो कि 26 जून है। 26 जून तक आप एडिट कर सकते हैं, उसके बाद वो एडिट नहीं होती। तो अगर कोई गलती भी हो जाती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं बीच में कभी भी। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस होगा, यानी आप चॉइसेस आपको भरनी होगी। तो आप चॉइस अपने हिसाब से जैसे भी आपको लगता है सही चॉइसेस भर सकते हैं। चॉइस के बारे में आपको अब जो है अच्छी तरीके से बताता हूँ। तो आपको वहाँ पे फिल करने हैं चॉइसेस, एक ऑप्शन दिखता है इसके अंदर आपको कि फिल चॉइसेस। तो आप उसके अंदर जो आपको चॉइस फिल करनी होती है उसके अंदर आपको टोटल 26 चॉइसेस मिलेंगी अगर आप बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एक मेल कैंडिडेट हैं, क्योंकि आपके डीटीयू में टोटल 14 ब्रांचेज हैं और ट्रिपल आईटी में 5 ब्रांचेज हैं और एनएसआईटी में 7 ब्रांचेज हैं। ठीक है। क्योंकि आईजीडीटीयू तो गर्ल्स के लिए है, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए टोटल बीटेक अगर आप करना चाहते हैं तो 26 ब्रांच वहाँ पे डिस्प्ले होगी। अगर आप गर्ल हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो आपको टोटल वहाँ पे 30 यानी 30 ब्रांचेस मिलेंगी। तो ये उसके बारे में था। अब आपको जो वहाँ पे चॉइसेस फिल करनी होती है, तो चॉइसेस फिल करने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपको इन चारों कॉलेजेस में से कोई ना कोई तो आपका फेवरेट होगा ही, मतलब जिसमें आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। तो सबसे ऊपर उस कॉलेजेस की वो ब्रांच लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको डीटीयू में कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने का लेफ्ट में ऑप्शन आता है और राइट में आ जाता है जो आपने चॉइसेस फिल किया है, फिल्ड चॉइसेस का कॉलम। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन आपने भरा डीटीयू में कंप्यूटर साइंस, तो उस पर क्लिक कर दिया। दूसरा आपने मान लीजिए डीटीयू में ही चॉइस फिल की
आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस तरीके से आप अपनी ब्रांचेस फिल कर सकते हैं। मान लीजिए तीसरे नंबर पे आपको चाहिए ट्रिपल आईटी में सीएस, तो इस तरीके से भरना है। और जिस तरीके से आप ऑर्डर में भरते हैं प्रेफरेंस का, उसका ध्यान रखना है। जो आप पहले नंबर पे भरते हैं, दूसरे नंबर पे भरते हैं, यानी वो उसी तरीके से आपको भरना है जिस तरीके से आप चाहते हैं। मिले या ना मिले वो अलग बात है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम चॉइसेस हैं सारी की सारी भर दीजिएगा। टोटल 26 चॉइस हैं। अगर आप बीटेक मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 26 चॉइस मिलेंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और बीटेक करना चाहते हैं तो टोटल 30 चॉइसेस मिलेगी। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपकी रैंक चाहे कुछ भी हो, आप मैक्सिमम चॉइसेस भर दीजिएगा, यानी टोटल 26 की 26 चॉइस आप भर दीजिएगा उसके अंदर, या 30 की 30 चॉइस जो भी आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो वो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब राउंड होता है कि उसके अंदर कट ऑफ लगती है। कट ऑफ का मतलब कि आपकी एक पर्टिकुलर रैंक तक के स्टूडेंट्स को उस राउंड में वो पर्टिकुलर सीट्स दे दी जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने चौथे नंबर पर डीटीयू में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी ईसीई भरी थी, तो उससे नीचे की सारी डिलीट हो जाती हैं। ऐसा समझिए आप कि अगर आपको पहले राउंड में डीटीयू में चौथे नंबर की ब्रांच मिल गई तो उससे नीचे की सारी डिलीट हो जाएंगी। मतलब अब आपको अगले राउंड में या तो वही ब्रांच, वो ब्रांच तो आपकी पक्की है, यानी वो तो रिटेन्ड रहेगी ही रहेगी। और अगर आपकी रैंक इस लायक है, वो कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, रैंक पे भी डिपेंड करता है, तो आपकी वो ब्रांच या तो अपग्रेड हो जाएगी, यानी तीसरे नंबर पे जा सकती है, या दूसरे पे जा सकती है, या पहले पे जा सकती है। और अगर ऊपर नहीं गई तो वो तो रिटेन्ड रहती ही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप चॉइसेस भर रहे हैं तो सबसे ऊपर वही भरना है जिसमें आपको जो ब्रांच चाहिए, ठीक है। और ये 26 तारीख तक अगर आप किसी भी तरीके से कर देते हैं तो ये गलत भी भर देते हैं तो 26 तारीख तक आप इसको जो है एडिट भी कर सकते हैं अपनी चॉइसेस को। ऐसा नहीं है कि एक बार भर दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप नहीं कुछ करते हैं, यानी आपसे गलती से भरा गया, 26 तारीख के बाद कुछ नहीं हो सकता। जो आपने चॉइस भरी वही फिल्ड हो जाती है, मतलब वो लॉक हो जाती है चॉइसेस। लॉक होने का मतलब है कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते। आप उसको 26 तारीख से पहले भी क्लिक कर सकते हैं कि लॉक माई चॉइसेस, ठीक है। और अगर आप नहीं लॉक करते तो वो 26 तारीख को अपने आप लॉक हो जाएगी। लॉक होने का मतलब है कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो अपना अच्छी तरीके से चॉइसेस भरिएगा, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर काउंसलिंग प्रोसीजर के अंदर बता देता हूँ कि सीट अलॉटमेंट क्या होता है। आपने चॉइसेस भर दी, अपनी सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल भर दी, चॉइसेस भर दी कि मुझे सबसे पहले ये ब्रांच चाहिए वगैरह वगैरह ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब कि आपको कोई भी ब्रांच मिली है या नहीं। आपको ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांच मिले या ना भी मिले। तो टोटल इस साल जो राउंड हो रहे हैं वो टोटल है राउंड 5, और एक है स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले टोटल 5 राउंड की बात कर लेते हैं। इसके अंदर कट ऑफ्स लगते हैं कि इस पर्टिकुलर रैंक तक के स्टूडेंट्स को कोई ना कोई ब्रांच अलॉट कर दी जाएगी जो उसने चॉइस फिल करी होगी। या फिर अगर आपकी रैंक इस लायक नहीं है कि आपको कोई चॉइस या कोई भी ब्रांच जो है अलॉट नहीं की जा सकती, तो वो आपको अलॉट नहीं की जा सकती। वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा कि पहले राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिली है, आप सेकेंड राउंड तक के लिए वेट करें। तो पहले राउंड का मतलब है कि पहली बार आपको कोई सीट मिल जाएगी तो वो मिल जाएगी पहले राउंड में। तो अब पहले राउंड की बात करते हैं कि पहले राउंड में अगर किसी को कोई सीट अलॉट होगी, भले ही वो ऐसे नहीं चाहिए, मान लो आपको टोटल आपने 25 चॉइस भर दी, 26 में से 25 चॉइस भर दी, और आपकी 15वीं चॉइस जो है आपको मिली है। भले ही वो आपको नहीं चाहिए, लेकिन जिस भी राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, उन्होंने टाइमिंग दी हुई है इसके अंदर कि आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं उनकी भी उन्होंने लिस्ट दी हुई है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जिस भी राउंड में आपका जो है रिजल्ट आ जाता है, किसी भी राउंड के अंदर, चाहे पहले राउंड में आए चाहे दूसरे राउंड में आए, उसके अंदर आपको उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। अगर आपका पहले राउंड में एडमिशन आ जाता है नंबर, अगर आपका पहले राउंड में किसी भी तरीके से हो जाता है, मतलब पहले राउंड में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, कोई ना कोई आपको ब्रांच मिल जाती है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल अपीयरेंस के लिए नहीं जाना होता है। उसके बाद तो बस आपको राउंड का वेट करना होता है कि सेकंड राउंड में आपको कोई सीट मिल जाती है तो ठीक है, थर्ड राउंड में मिल जाती है तो ठीक है, उस तरीके से चलना होता है। एक टर्म होती है इसके अंदर फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि आपको मान लीजिए आपने गलती से सीट्स भर दी कि पहले नंबर पे आपने मैकेनिकल भर दी। वैसे मैकेनिकल से बहुत बच्चे डरते हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि पहले नंबर पे आपने मैकेनिकल भर दी और आपने चौथे नंबर पे सीएस भर दी, तो आपको चौथे नंबर पे दूसरे या तीसरे राउंड में सीएस मिल गई और आपको डर है कि अगले राउंड में मुझे मैकेनिकल ना मिल जाए।
ठीक है? तो इस डर से बचने के लिए या फिर इस चीज़ को अपनी गलती को सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर राउंड में अगर आपको कोई सीट मिल गई है, तो आपको फ्रीज करा देंगे। फ्रीज कराने का मतलब अब आपकी सीट अपग्रेड नहीं होगी। जिस नंबर पे आपने वो लॉक करा दिया सीट यानी फ्रीज करा दी है, तो वो उसी सीट उसी नंबर पे जो है वो लॉक रहेगी। यानी आपकी वो अब सीट जो है जब आप उसको फ्रीज करा देते हैं, तो वो कन्फर्म्ड हो जाती है, किसी भी राउंड के अंदर आप करा देते हैं, ठीक है? कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है किसी भी राउंड के अंदर। जो आपने 26 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर दिया, शो कर दिया, उसके बाद जितने भी पहले राउंड में आ रहा है रिजल्ट या दूसरे राउंड में आ रहा है, वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का आता है या कैंडिडेट्स का आता है जो पहले रजिस्टर कर चुके होते हैं, ठीक है? अच्छा, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका किसी भी राउंड में पहले राउंड में नंबर आ जाता है या दूसरे राउंड में कोई सी भी आपको ब्रांच मिल जाती है, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। तो इसके अंदर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले एडमिशन फीस पेमेंट। एडमिशन फीस की भी आपको पेमेंट करनी होती है 75,000। उन्होंने लिखा हुआ है कि पहले आपको 75,000 भी पे करने होते हैं। ये जो 1400 वाली फीस थी, ये तो आपको लेके ही जानी होती है। 1400 रुपये वाली के बाद आपको पेमेंट भी करना होता है, वो बाद में करना होता है जब आपको सीट अलॉट हो जाती है ना उस। अब जो बाकी का पेमेंट होता है वो अब क्योंकि आपका तो अभी कंफर्म नहीं है, आपने तो चारों कॉलेजेस के अंदर या तीनों कॉलेजेस के अंदर भरा हुआ है, तो आपको कौन सी सीट अलॉट होगी। तो 75,000 वो पहले ले लेते हैं और उसके बाद आपको जिस भी कॉलेज में मिलता है एडमिशन, मान लो आपको डीटीयू में एडमिशन मिलता है, तो उसके अंदर जो बाकी का उनके हिसाब से जो भी पेमेंट है यानी जो भी बचता है, तो वो आपको देना पड़ता है। क्योंकि 1,38,000 तो 1,38,000 माइनस का 75,000 वो देना पड़ता है। अगर आपका एनएसआईटी में हो जाता है तो उसके हिसाब से आपको उसमें से 75,000 सब्ट्रैक्ट करके फिर वो उसको देना होता है, ठीक है? इस तरीके से पेमेंट करना होता है, तो उसकी स्लिप आपको लेके आनी होती है, ठीक है? दूसरा, जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, जब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन आपको अपनी दोबारा से उसमें सारी डिटेल्स भरनी होती है, नाम वगैरह, कैटेगरी वगैरह सारी चीज़ें भरनी होती है, तो वो आपको साइन करा के अपने पेरेंट्स से, उसके अंदर ऑप्शन होता है कि आपको यहाँ पे पेरेंट्स का साइन कराना है, यहाँ पे अपना साइन करना है, ठीक है? और तीसरा, इसके अंदर आपको प्रिंट आउट लेके आना होता है अपनी फील्ड चॉइसेस का, जो भी आपने चॉइस फिल करी होती है उनका, और जो कि आपको प्रिंट करानी होती है जब आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाता है, क्योंकि उससे पहले आपने लॉक की या नहीं की, तो या फिर आपने बीच में चेंज भी कर दी, तो इस वजह से जब भी मतलब 26 तारीख के बाद जो है आपको प्रिंट करानी होती है वो, ठीक। 3 पासपोर्ट साइज फोटो लिखे हुए हैं, प्रिंट आउट और स्कोर कार्ड, यानी जो आपका जेईई मेन का 27 अप्रैल को रिजल्ट आया था उसका स्कोर कार्ड लेके आना है और प्रिंट आउट लेके आना है, दोनों चीज़ों का, एडमिट कार्ड का भी और स्कोर कार्ड का भी। मार्कशीट लेके आनी है, ओरिजिनल मार्कशीट लेके आनी है, और आपको जो है उसके बाद जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर का मतलब आपको अलॉट हो जाती है सीट, वो वहीं से डाउनलोड हो जाता है। जब आप साइट पे जाएंगे वहाँ पे हो जाएगा कि आपको सीट अलॉट हो गई है, आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो साइट से डाउनलोड हो जाएगा। वो जब आएगा वो आपको खुद समझ में आ जाएगा उसके अंदर। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाना होता है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपकी क्लास 10th की मार्कशीट ही काम करती है, तो वही आपको लाना होता है। और कोई भी अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है या सब कैटेगरी है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लाना होता है। 10वां इसके अंदर लिखा हुआ है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कि ये तो सभी को लाना होता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप किसी भी अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से एमबीबीएस डिग्री मिनिमम उसके पास होनी चाहिए, तो उससे जो है वो अपनी साइट पे एक फॉर्म दे देते हैं, वो आपको फिलअप उससे करवाना होता है कि आप मेडिकली फिट हैं और आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मेडिकल फिटनेस फॉर्म वो या सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर देते हैं साइट पे, वो आपको प्रिंट आउट लेके उस पर एक फ़ोटो पेस्ट करके, और कोई भी उस पर डिग्री वगैरह भी लिखी हुई है तो मिनिमम एमबीबीएस होना चाहिए, उस डॉक्टर से आप जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के जो है वो भी आपको लेके आना होता है, ठीक है? तो इसी तरीके से करके आपके जो है सारे राउंड खत्म हो जाते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि स्पोर्ट राउंड की। स्पोर्ट राउंड का मतलब होता है ये सारे राउंड खत्म हो जाने के बाद चालू होता है। स्पोर्ट राउंड का मतलब ये होता है कि वो राउंड जिसमें जो सीट्स खाली रह जाती है उनको भरने के लिए जो राउंड चलाया जाता है उसको बोलते हैं स्पोर्ट राउंड। मतलब मान लीजिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि डीटीयू के अंदर टोटल 1925 सीट है इस बार, तो मान लीजिए किसी भी कारण से उसके अंदर टोटल 1850 सीट भर पाती है, यानी जो बाकी की सीट्स 75 सीट्स इसके अंदर बच गई, उनको कैसे भरेंगे, तो उसके लिए होता है स्पोर्ट राउंड। तो आपकी कुछ भी रैंक आई हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपकी कुछ भी रैंक आई हो, आप ये जैक का फॉर्म भर देना जरूर। अगर आप, मेनली मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जो दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट राउंड में चांसेस होते हैं कि आपको कुछ भी मिल सकते हैं। आपकी कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई सब कैटेगरी भी हो, कुछ भी हो, आपको कुछ भी मिल सकता है इसके अंदर। तो ऐसा होता है कि क्योंकि अब जोसा की भी काउंसलिंग चलेगी 15 जून से, तो कोई बच्चा आईआईटी में चला जाएगा वगैरह वगैरह, कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में चला जाएगा, तो किन्हीं भी कारण से जो है वो सीट खाली रह जाते हैं, तो उन्हीं को भरा जाता है। तो जो भी ब्रांच मिल जाती है इन कॉलेजेस के अंदर, यानी जो वैकेंट रह जाती है वही भरी जाती है इसके अंदर।
तो उसी के लिए भी रिपोर्टिंग टाइम भी होता है, उसी के लिए पेमेंट वगैरह भी करना होता है, सारा प्रोसीजर उसके अंदर उन्होंने साइट पे लिखा भी है, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप मेनली दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं, उन चारों कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा, मैक्सिमम चॉइसेस भरिएगा इसके अंदर, मैक्सिमम चॉइसेस इस वजह से ताकि आपके एडमिशन होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहें इसके अंदर, ठीक है। और बस यही था मैक्सिममली, मैंने मतलब काफ़ी हद तक जो है इसके अंदर एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, काफ़ी लंबा खिंच गया ये वीडियो, तो मैंने काफ़ी हद तक जो है इसके अंदर कवर कर दिया इसके अंदर टॉपिक। सो मोर अपडेट्स के लिए या ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jacdelhi.nic.in इस पे जाएं और सबसे पहले वहीं पे जाकर जो है आप देखें, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे देखिए, ये साइट पे लिखा भी हुआ है हेल्प डेस्क, तो इस पे जो है चारों कॉलेजेस के नंबर्स दिए हुए हैं, 2-2 नंबर दिए हुए हैं, आप यहाँ पे कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं या फिर अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम कोई ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन जानकारी रखते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, तो आप जो है हमसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बस यही था आज के लिए तो। और अगर आप वीडियो किसी भी तरीके से काम का लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जैक दिल्ली यानी इस काउंसलिंग से रिलेटेड, यानी इन चारों कॉलेजेस में जो एडमिशन प्रोसीजर है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको आ रही है तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और आप अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं शेयर करके इस वीडियो को। और अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर हैं, तो इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।